हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का कहना था, बहुत दिन से कह रहे थे सर आप कैलकुलस जल्दी ही शुरू करें। ठीक है, अब नहीं रहा जा रहा है क्योंकि जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 लगभग काफ़ी दिन से चल रहा है। ठीक है, तो एक नया जो है हिस्सा मैथमेटिक्स का आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों मिला के जो है 44 अंक का आता है, जिसको बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में आपको बेसिकली दो हिस्सा पढ़ना है, एक अवकलन का और एक समाकलन का। बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो पहला एक्सरसाइज है बच्चों, पहला एक्सरसाइज जो है हमारा प्रश्नावली 5.1 में आज पहला लेक्चर है। तो आज से अगर अभी तक आपने चारों चैप्टर नहीं पढ़ा है, आज पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी उसको रहने दीजिए। 44 अंक कम से कम तैयार करिए और पूरा कैलकुलस, ठीक है, कलन जिसको बोलते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है सांतत्य में अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 5, उसमें प्रश्नावली 5.1 को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हम मोटी मोटा बता देते हैं। ठीक है, आज का लाइक टारगेट हम कम से कम 200 रखते हैं, ताकि जो है एक नया सीरीज शुरू हुआ है, नया टॉपिक शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ से भी बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और अपने दोस्तों को पहुँचाएँ कि ये जो है कैलकुलस शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सांतत्यता की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, अवकलन और समाकलन। ठीक है, अवकलन और समाकलन ये दोनों मिला के 44 अंक आएंगे। ठीक है, समाकलन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं टॉपिक का होता है, अवकलन और समाकलन। क्लियर हुआ? ये 44 अंक। इसमें बहुत बच्चे दिमाग लगाते हैं कि उनको लगता है कि 22 अंक का अवकलन आता हो और 22 अंक का समाकलन। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समाकलन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये हो सकता है 20 नंबर आए तो ये 24, समाकलन हमेशा ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा। आप पेपर, ठीक है, कभी कभी इक्वल भी हो जाता है, 22-23 का अंतर ऐसे रहता है, पर इतना नहीं है कि ये 30 नंबर पूछा जाएगा, ये 14 नंबर रहता है, 50-50 के आसपास रहता है, या 60-40 का रेशियो रहेगा। लेकिन जब भी रहेगा तो समाकलन से ज़्यादा नंबर पूछा जाता है। और समाकलन तभी समझ में आएगा जो बच्चे अवकलन अच्छे से पढ़ें, ये बात समझ लें। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आप अगर आपको अच्छे से आ रहा है तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा, समाकलन आएगा। क्लियर है? तो ये बात चीज़ दिमाग में बैठा ले। और इसका एक एक लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से अटैच रहेगा। ये चीज़ हम पहले बता दे रहे हैं। आपने संबंध में फलन नहीं पढ़ा तो सारणिक और आव्यूह आपको समझ में आ गया, उसमें कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, पहली बात। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में हम जो है सांतत्यता पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, किसी बिंदु पर फंक्शन का मान का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में प्रश्नावली 5.1 के सवालों को भी हल करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे थे सर शुरू करिए, शुरू हो गया है, स्त्री गणेश हो गया है, तो अंत भी होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी, फिर उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट समझेंगे। ठीक है, चलिए कोई फंक्शन है, अगर मान के चलते हैं f(x) इक्वल टू कोई भी फंक्शन है, सपोज करिए x² प्लस। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा। और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा, और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम यूपी10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा, और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो। 4x + 9 आपको ग्राफ नहीं खींचना है। ठीक है, ये फंक्शन है, पूरे r पर डिफाइन है, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर। क्लियर हो? इसका जो डोमेन है ये सब मतलब करना नहीं है, बस जानना है कि यानी कि फंक्शन जो है
माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा डिफाइन होगा, यानी एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन, तो मान लीजिए इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया, सपोज करिए, अभी हालांकि ऐसा नहीं होगा ग्राफ जैसा हम बताने जा रहे हैं, एक समझने की बात है। ठीक है, बाय द वे मान लीजिए ये फंक्शन इस तरह से आपने इसका ग्राफ आया, समझिएगा मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट समय देंगे, उस पर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये फंक्शन जो है f(x) है, इसका ग्राफ है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, हर एक फंक्शन का अपना अपना ग्राफ होता है, हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, पहली बात समझिए, ये समझाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा कि यार x = 3 पर समस्या है, यानी फंक्शन की संभावना है कि ये ऐसा लग रहा है मुझे कि फंक्शन x = 3 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब एकदम साफ साफ शब्दों में समझें तो यानी कि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, साफ साफ शब्दों में ये कहें। हमारे कॉन्टिन्यूटी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। कॉन्टिन्यूटी अगर हम कहें तो तमाम तरह के एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, शांतता का और अशांतता का। ठीक है, पहले इसको मतलब समझ लेते हैं। आपने क्या किया कि जैसे x = 3 पे फंक्शन का मान आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और इजी वे में डिफाइन कर देते, चलिए रहने दीजिए। 3 तो 3² कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चा, 4 3 12, ठीक है, प्लस 9 9 9 18 12 कितना हो जाएगा 30, यानी x = 3 पर जो फंक्शन का मान है वो 30 है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या है, अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे कि x = 3 पर, यानी ये जो हाइट है फंक्शन का वो 30 है, ये जो आता है x = 3 पे जो फंक्शन का मान आता है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है। समझिएगा, कॉन्टिन्यूटी का बहुत मज़ा आएगा आपको समझ के। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है x = 3 पर। अच्छा, आप कॉन्टिन्यूटी x = 3 पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा संभावना है, ऐसा लग रहा है जब भी किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने की बात हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बिंदु पर कुछ न कुछ फंक्शन की दिक्कत है, परेशानी है, हमें चेक करना है। चेक क्यों करना है, क्योंकि उस पर लग रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, पर लगने से तो होता नहीं है। गणित में हमेशा हर एक चीज़ का क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है x = 3 पर फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा एकदम x = 3 के जस्ट आगे एक वैल्यू, यानी ठीक है x = 3 से जस्ट आगे, यानी एक वैल्यू पर फंक्शन का मान देखते हैं, एकदम जस्ट आगे। ठीक है, उसको हम नाम देंगे 3 + h। ठीक है, हालांकि इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, लेकिन एकदम जस्ट आगे होगा। ठीक है बच्चा, ये x = हो जाएगा 3 + h। अब h जो है, ध्यान से देखिएगा, h क्या होगा, h जो होगा हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और बहुत स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर होता है लेकिन धनात्मक होता है। h दो चीज़ है, धनात्मक होगा और बहुत स्मॉल नंबर होगा, यानी कि h कुछ इस तरह से होगा, h आपने लिया 0.001। ठीक है, इस तरह से धनात्मक होगा, कभी h ऋणात्मक नहीं होगा, ये बात ठीक है। 0 और 1 के बीच में क्या है, पॉजिटिव ही तो होगा, यानी कि h किसी का मन किया कि h को 0.001 लिया, यानी कि x = 3.001 पे फंक्शन का मान आपने देखा, x = 3 पर तो कितना आया, 30 आया, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, x = 3.001 पर चेक करेंगे फंक्शन का मान, देखिएगा 3.001 पर चेक करेंगे तो ये क्या है, 30 दशमलव समथिंग कुछ करके आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, वो लगभग उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इस पर अब देखेंगे कि थोड़ा सा x = 3 से जस्ट पीछे, एकदम जस्ट पीछे, यानी 2.99 पर, यानी इस बार क्या करेंगे, ये जो बिंदु होगा इसको नाम देंगे 3 - h। ठीक है, इस बार x क्या लेंगे, 3 - h। क्लियर हुआ, यहाँ पर इस बार क्या था, 3 + h, h हमने ले लिया 0. यहाँ पर समझिए 0.001। ठीक है, तो ये चीज़ आया। क्लियर हुआ।
अब क्या करें कि x इक्वल टू 3 से जस्ट पहले नंबर, ठीक है, तो कैसे 3 माइनस एच, h बहुत ज़्यादा नहीं, h ये नहीं कि 1 ले लें, यानी 3 में से 1 घटाएं 2 पर हम चेक करने लगे, h का मान 2 ले लिए, नहीं, 0 और 1 के बीच में बहुत स्मॉल नंबर, यानी आपने h यहाँ पर 0.001 लिया, तो ये लगभग अगर 3 में से, ठीक है, 3 में से 0.001 घटाएंगे तो इसको घटा लीजिए 3.00, ठीक है, 0.001, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ये 9, यहाँ पर 2.99, यानी फाइनली जो है यहाँ पर जो मान आ जाएगा 2.999। अब x इक्वल टू 2.99 पर फंक्शन का मान देखेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 2.999, यानी x इक्वल टू 2.99 पे फंक्शन का मान आप देखेंगे तो वो भी लगभग 30 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, आगे पीछे थोड़ा सा कहीं हम ऐसा होता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर, ठीक है, तो इस पर फंक्शन का मान यानी थोड़ा सा हमने 3 दशमलव समथिंग यानी 3.001 पे फंक्शन का मान हमने चेक किया, ठीक है, और x इक्वल टू 3 से जस्ट पीछे यानी 2.999 पर फंक्शन का मान चेक किया, और x इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन का मान है 30, ये तीनों ही मान अगर लगभग बराबर आते हैं, ठीक है, लगभग मतलब है अप्रॉक्सीमेट, यानी 30 है तो 30 दशमलव समथिंग, यानी ये जो दशमलव के पहले वाला हिस्सा वो बदलना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक बहुत अभी ऐसे करना है नहीं, पर एक बता रहे हैं इसका डिफिनीशन या कॉन्टिन्यूटी का मतलब हमें क्या करना है, कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सातत्य है। एक किसी दिए हुए बिंदु पर हमेशा एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, इसको हम C नाम देंगे बार बार, यानी अगर कोई फंक्शन डिफाइन है हमेशा आपको, जैसे मान लीजिए fx है, समझिएगा, मज़ा आएगा आपको। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 8 बजे प्रतिदिन ये सामूहिक भंडारा खुलता है, फ्री सेवा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, आप स्वतः सीख सकते हैं। शाम को 8 बजे गणित की क्लास 12th क्लास की हर दिन लगती है, ठीक है। इसमें न क्लास आए, कभी कभार बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है तभी आपको क्लासेस नहीं मिलती, ठीक है। मेरी बात, पहला लेक्चर है, सातत्य से आप शुरू करें, जब से शुरू हो जाए, जब जागो तभी सवेरा कहा जाता है ना, ठीक है, तो वही बात है, कोई नई बात नहीं है इसमें। चलिए, तो इधर वाले यानी x इक्वल टू 3 से जो आगे हम फंक्शन चेक किए हैं, 3.h यानी 3 से बढ़ा के थोड़ा सा मान उस पर फंक्शन का मान चेक किए, तो इसको बोलते हैं ये राइट हैंड लिमिट। और 3 से जस्ट पीछे, हालांकि जस्ट पीछे ये इतनी बड़ी स्ट्रिप इसके बगल में खींच दी है, होता नहीं, एकदम सटा हुआ होता है, ठीक है, एकदम सटा हुआ होता है, क्लियर हुआ। तो ये राइट हैंड लिमिट कहलाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी डिफिनेशन क्या है। अब फंक्शन बहुत ज़्यादा आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा घोल मेल हो जाएगा, आपको प्रश्नावली 5.1 में करना क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको आई होप आप नोट कर लिए होंगे, कोई नया चीज़ नहीं है, आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, जो मेन हिस्सा है कॉन्टिन्यूटी चेक करने का, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी शुरू हो चुका है। आपको अनअकैडमी पर 3:30 बजे हमने प्रीमियम कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, 3:30 बजे साढ़े के वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो पिछले साल आए हुए हैं, 2017 से 2020 के बीच में, यानी 5 साल के पेपर में जो सवाल पूछेंगे। तो एक तरह से क्या है कि आप साढ़े पढ़ भी रहे हैं और एक चीज़ क्लियर भी हो रहा है कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, क्या उसी में से आते हैं कि अन्य बुक से भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया कराएंगे आपको, और यहाँ पर भी कराते ही हैं। यहाँ पर एक फंक्शन है, इंटरवल a, b में डिफाइन है, ये फंक्शन का डोमेन है, एक फंक्शन का क्या है, कोडोमेन है, -∞ से +r है वास्तविक संख्याओं से। समझो उससे नहीं मतलब है कि एक फंक्शन का मान लीजिए इस तरह से ग्राफ है fx का, ठीक है। a और b के बीच में एक पॉइंट c है, उसी
पॉइंट सी पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी हम जो है एक ऐसा मान लेते हैं कि c प्लस एच। देखिए c हमारा अलग अलग हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये अलग अलग नंबर ना हो इसलिए हमने c ले लिया। ठीक है, c हमारा -∞ से +∞ के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्लियर हुआ बच्चों। तो सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिएगा कैसे, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एक बार समझ लीजिएगा। इसमें राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन क्या है, एफ सी प्लस एच, एच टेंड्स टू 0। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या है, समझिएगा कि हम कह रहे हैं कि आप फंक्शन का मान निकालिए c प्लस एच पर, लेकिन आपने जो h बढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। h लगभग 0 के बराबर आपको बढ़ाना है। लगभग और एकदम 0 होने में बड़ा अंतर है। जैसे हम कर दें कि x इक्वल टू 0 और h टेंड्स टू 0, इसको बोलते हैं h टेंड्स टू 0, इन दोनों बड़ा अंतर है। h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि h जो है हो सकता है कि 0.0001 हो। अगर h 0.001 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि h टेंड्स टू 0। समझ में है, h इक्वल टू 0 मतलब h एकदम 0 ही है, और h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि ये जो है लगभग 0 के बराबर है। आप इसको क्या कह सकते हैं, 0.001 को क्या कह सकते हैं, 0 ही है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा ये भी हम निकाला जाएगा। मान लीजिए कुछ न कुछ आया। ठीक है, ये है हमारा राइट हैंड लिमिट, यानी x इक्वल टू c प्लस एच। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस एच हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। समझा रहे, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें, तमाम सवाल जो है प्रश्नावली 5.1 के इसी से लग जाएंगे। आप देखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि फंक्शन का मान जो हमें सी पॉइंट पे निकालना है थोड़ा सा घटा देते हैं। कितना घटाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 0 से इतने घटाएंगे, यानी c माइनस एच। क्लियर हुआ, ये जो है हमारा हो जाएगा बिंदु, ये c है और इधर c प्लस एच है, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, x इक्वल टू c माइनस एच। क्लियर है, शुरू कर दीजिए, कैलकुलेट शुरू हो गया है। तो इसको भी हम ज्ञान करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, फंक्शन की सांतत्यता चेक करना है x इक्वल टू c पर, बिंदु c पर या a और b के बीच में कोई भी बिंदु पर हमें चेक करना है, तो हमेशा क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा अभी बता रहे हैं, ये पहले डिफिनीशन आप बैठा लीजिए। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। c हमारा क्या हो सकता है, जो क्वेश्चन में बोलेगा कि x इक्वल टू 3 पर निकालिए, x इक्वल टू 4 पर निकालिए, x इक्वल टू 5 पर निकालिए। ठीक है, वो हमारा c होगा। c आपको हमेशा ज्ञात होगा क्वेश्चन में, जैसे 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। और क्या करेंगे कि x इक्वल टू c पर, यानी x इक्वल टू c पर फंक्शन का मान भी निकालेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, बिंदु हमेशा हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। हमेशा x इक्वल टू 3 ही रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बच्चा, समझिएगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यदि, ठीक है, यदि फलन कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किस पर, या सतत है x इक्वल टू c पर। ठीक है, यहाँ पर c पर ही, तो क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू c पे जो फंक्शन का मान है वो तीनों ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर हुआ, और जिस बिंदु पर फंक्शन का मान की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, उस पर फंक्शन का मान, ये तीनों ही अगर आपस में बराबर हैं तो फलन क्या होगा बच्चा, कॉन्टिन्यूअस। इसलिए f क्या है, सतत होगा, सतत होगा। तो सतत होने की सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपने राइट हैंड लिमिट निकाला। ठीक है, कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, संख्यात्मक मान आएगा। ठीक है, देखिए
हम तो पढ़ाना शुरू कर दिए कैलकुलस, बहुत बच्चे कह रहे थे, लेकिन आप कितना डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, कितना दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ रहे हैं, कितना धैर्य के साथ पढ़ रहे हैं। 23 नंबर आपका हो गया, ठीक है। अभी भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार हम पढ़ा दें तो हो गया उसका काम खत्म, ऐसा नहीं है। उसको करीब 2 से 3 बार भी पढ़ाया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड भी आएगा तो उसमें साइड से भी आपको कवर कराएंगे। जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको भी तो मिलना चाहिए। जो चैप्टर चल रहा है उस पर आप पूरा 100% फोकस रखें, उसको पकड़ के रखें, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर छूट गया है पीछे से, उसको हम बैकअप या हो सकता है संडे या सैटरडे संडे करके उसको कवर किया जाएगा। तो इसकी चिंता मत करें, वो हमारी चिंता है, ठीक है। सिलेबस को 3 से 4 बार रिवीजन कराया जाएगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, ठीक है। टेस्ट भी कराए जाते हैं। पूरे सालों भर आपको यही सब मिलेगा। 2 से 3 बार रिवीजन, लॉन्ग क्वेश्चन की अलग सीरीज चलती है, शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज अलग चलती है, 5 नंबर की सीरीज अलग चलती है। तो ये पूरा पैकेज है साल भर का। ये नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, बेहतर हो, यही हम सब चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही रहे हैं, पर इस पढ़ाने से आपका फ़ायदा कितना हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का मान अगर बराबर है तो फंक्शन हम कहेंगे सतत है। अदरवाइज अगर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, या हो सकता है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की मान बराबर आता है, कभी कभी फंक्शन का मान बराबर नहीं आता है। ये तीनों ही बराबर होना चाहिए। इस तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं हुआ तो तुरंत बोलेंगे कि फंक्शन जो है x=c पर सतत नहीं है, यानी असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। बस यही करना है। अब एक सवाल के माध्यम से क्लियर करते हैं। थियरी चाहे जितना भी बता दें, बस बात यही है कि आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है हर बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और हर बार x=c पर जो बिंदु दिया रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ दिमाग में बैठाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस आपको ये डिफिनीशन याद होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट का बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट का, और x=c पर फंक्शन का मान। 3:30 बजे आपको प्रतिदिन, या अगर प्रतिदिन नहीं भी मिलता है क्लासेस अनअकैडमी पर, तो आप देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किए हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाता है। 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्लास शेड्यूल होती है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम 3:30 का, ठीक है। वो भी पिछले साल आए हुए। आइए सवाल करते हैं प्रश्नावली 5.1 का। पहला क्वेश्चन, कैलकुलस का सबसे बड़ा जो पोर्शन है यही है। चलिए स्क्रीन पर प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है। फंक्शन भी दिया हुआ है, कह रहा है फंक्शन f(5x-3) है। कह रहा है x= हमें सिद्ध करना है। सवाल में बोल दिया है कि आपको प्रूफ करना है कि x=0, x=-3 और x=5 पर जो फंक्शन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया है सतत है, आपको सिद्ध करना है, यानी कि हर हाल में आपका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर बात हो रही है, मान जो है फंक्शन का, वो तीनों बराबर आना चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं आता है, यानी कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन एरर है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर चलिए अभी 0 पे नहीं करते हैं, x=5 करते हैं। यही x=5 जो है ना, हमारा बच्चा c का काम करेगा। एक चीज़ दिमाग करिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये हमारा जो x=5 c का काम करेगा। तो राइट एकदम क्लियर, हर सवाल में ही हम करने वाले हैं। जितने भी सारे प्रश्न हैं इसमें, कितने प्रश्न है बच्चा, 34 प्रश्न हैं इसमें। 34 क्वेश्चंस में हम यही करने वाले हैं। हमेशा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर फंक्शन का मान हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, हर क्वेश्चन में ये काम करना है, ठीक है। कोई अलग काम नहीं होगा। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन क्या है, जाके थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखें। FC + h हमने लगभग 0, c क्या है बच्चा 5, हम ठीक है डायरेक्ट x=5, तीनों पे हम करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया h टेंड्स टू 0, यहाँ पर c जो है बच्चा 5 है, और 5 में कुछ भी थोड़ा सा ऐड भी करेंगे, थोड़ा सा, मतलब h अगर आप 0.001 लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 5.00 समथिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये देखिए, ये x है, x की जगह अगर जो भी चेंज होगा, जैसे x की जगह यहाँ पर हो गया 5 + h, क्लियर हो बच्चा।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 + h हो जाएगा। ये फंक्शन का बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पर x चेंज होगा, जैसे x की जगह √2 किया तो यहाँ पे तुरंत x की जगह √2 आ जाएगा, यानी फंक्शन का मान x = √2 पर 5 √2 - 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जब करेंगे ना, पहली बार आज जो है दिमाग में बैठे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का मान। तो ये जो है आप देख लीजिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चा, और यहाँ पर ये हो जाएगा x की जगह 5 + h हो जाएगा, यानी यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 + h। यही तो x है। जैसे fx है तो fx = 5x - 3 है। अगर x की जगह 5 + h आ गया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 + h हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया -3। क्लियर हुआ? अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये लिमिट अभी रहने दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 × 5 = 25, यहाँ पर हो जाएगा 5h - 3, h टेंड्स टू 0 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी समस्या रहती है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, पूरे ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमने अभी बताया कि h का मान 0 है नहीं, यानी वो 0.001 टाइप का है, एकदम लगभग 0। लेकिन जब यहाँ पर लिमिट में हम रखते हैं तो h का मान 0 ही रखते हैं। ये बड़ी समस्या रहती है। आप रख दीजिए यहाँ पर h का मान 0। ठीक है, यहाँ पर तो h है नहीं तो 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 0 - 3, तो ये तो 0 हो जाएगा। 25 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 22, यानी राइट हैंड लिमिट का मान आया 22। क्लियर हुआ? अब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालें बच्चा। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर हुआ? यहाँ पर लेफ्ट हैंड, तो उसकी डिफिनीशन क्या है? पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, FC - h टेंड्स टू 0। नीचे तक दिख रहा है ना? एक बार देख लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, बहुत क्लियर है, इसमें कोई इशू है नहीं। FC - h। ठीक है, यहाँ पर लिमिट c क्या है बच्चा? 5 - h, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, h टेंड्स टू 0। अब जो है इस बार फंक्शन x की जगह 5 - h हो गया, इस पर नज़र रखनी है। ये जो मेन फंक्शन है हमारा डिफाइन, ठीक है, इसी का सारा खेल है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की बात होगी, सततता की बात होगी, तो हमेशा एक फलन दिया रहेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट। क्लियर हुआ बच्चा? h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x की जगह क्या हो गया है? 5 × 5 - h - 3। अब जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी यहाँ पर h का मान 0 ही रखना है, क्योंकि इधर x तो गायब हो गया है, सिर्फ h है, और h का मान 0 रख दीजिए। ठीक है, तो 5 - 0, 5 - 0 बहुत झटके में बच्चे 0 कर देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि अगर 5 में से 0 घटाएं तो बहुत बच्चे 0 कर देते हैं, हो जाता है। ठीक है, लेकिन 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा। 5 × 5 = 25, 3 घटा देंगे, यहाँ पर 22 ही आएगा। क्लियर हुआ? यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 22 आया, राइट हैंड लिमिट का मान भी 22 आया। अभी बात बनी नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी x = 22 पर, 5 पर। ठीक है, यानी यही हमारा c है ना, c = 5 पर फंक्शन का मान भी हमें चेक करना है, वो रख लीजिए यहाँ पर रखिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा? 5 × 5 - 3, ये भी आ गया 22। यानी कि फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, और जिस बिंदु पर सततता की बात हो रही है चेक करना है, उस पर फंक्शन का मान। तो चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए राइट हैंड लिमिट, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं। गणित में बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतना भी कम न लिखें कि एग्जामिनर को समझ भी नहीं आए कि क्या किए हैं आप। अगर समीकरण 1-2 से कुछ खेल हो रहा है तो वहाँ पे बताया करिए कि समीकरण 1 से हम ये चीज़ किए हैं, समीकरण 2 से ये चीज़ किए हैं। कुछ ना लिखें, मतलब आप एग्जामिनर को समस्या होती है। तो बहुत कम भी लिखना है और इतना भी कम नहीं लिखना है कि चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर x = 2, यानी जिस बिंदु पर कॉन्टिन्यूटी की बात
हो रही है वो तीनों ही मान बराबर हैं, तो बस इतना ही लिख दीजिएगा। इसलिए फंक्शन x = 5 पर सतत है, बस इतना ही लिखना है, सतत है। अगर सतत नहीं होता ना तो ये बराबर आता ही नहीं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का मान बराबर आता ही नहीं। ठीक है, तो अब जो है आप x = 0 पे भी चेक कर लीजिए। अब जो है c का जो मान है, जो c इस बार हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिंदु हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन जो हमारा डेफिनेशन है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का मान नहीं बदलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रही चीज़ें, कहीं पे भी आप पढ़े हों इससे मैटर नहीं करता। आप यहाँ पर क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कन्फ्यूज़न था, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चैप्टर में होती है कॉन्टिन्यूटी में बच्चों को। समझ में आ गया? तो अगर आ गया है समझ में तो कुछ करना नहीं है, आपको एक अच्छा सा कमेंट लिखना है कि सर इसको कंटिन्यू करिए और पढ़ाइए, थोड़ा सेशन और बढ़ाइए, टाइम और बढ़ाइए, हमें पढ़ना है सर, आप जितना भी पढ़ाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। आप पढ़ेंगे तो हमको भी पढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, पढ़ाने के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। तो इसमें x = 0 पर देखें फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी की बात। चलिए यहाँ पर x = 0 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में बैठा ली कि इस बार जो c है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूटी की जो बात हो रही, जो बिंदु है, जो पॉइंट है वो 0 होगा। चलिए फिर से कुछ नहीं करना है, राइट हैंड लिमिट, बार बार डिफिनीशन, इतना बार लिख देंगे दिमाग में बैठ जाएगा, 0 + h। ठीक है, c + h कर दीजिए, h → 0। इस बार c क्या है? 0 है। ठीक है, 0 है तो 0 कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? h → 0। अच्छा, स्मॉल l है, बहुत बच्चे कैपिटल L लिख देते हैं लिमिट, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको कैपिटल L लिखते हैं चाहे स्मॉल l यानी, तो नंबर नहीं कटता है। इसमें एक प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दिमाग में फिट कर लीजिए कि मुझे स्मॉल l ही लिखना है, चाहे अगर कैपिटल L पे प्रैक्टिस है तो। लेकिन एग्ज़ाम जिस पे हमें अभ्यास रहता है ना, वो चीज़ आसान पड़ता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कभी भी गणित में कुछ मानना होता है तो कभी किसी बच्चों को z मानते हुए नहीं देखे होंगे, p मानते हुए नहीं देखे, हमेशा x मानते हैं, क्योंकि आप शुरुआत से प्रैक्टिस है। तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, x ही मानिए। क्लियर हुआ? यहाँ पर 0 + h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की जगह इस बार 0 + h आ गया है, फंक्शन पर नज़र मारिए। x की जगह अगर f(x = 5x - 3) है तो x की जगह अगर 0 + h होगा तो लिमिट h → 0, ये हो जाएगा बच्चा 5। ठीक है, 0 + h, ये 0 + h कहाँ से आ गया है? अरे ये जो f 0 + h है ना, ये देखिए, ये फंक्शन, इसको अभी भुला जाइए। अगर f 0 + h है यानी यही हमारा x है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 + h हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ हुआ, और यहाँ पर है -3, ये चीज़ हुआ। 0 + h करेंगे तो h आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिमिट h → 0, यहाँ पर हो जाएगा 5h - 3। अब कह रहा है कि h → 0 यानी h लगभग 0 ही रखना है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 × 0 - 3, फाइनली -3 आ जाएगा। ये आ गया राइट हैंड लिमिट, यानी x = अच्छा, बहुत बार दिक्कत होता है, सभी बच्चों को लगता है कि 0 पर x = 0 पे फंक्शन का मान हमेशा 0 ही आएगा। अरे वो फंक्शन कैसे डिफाइन है, कैसे परिभाषित है, उस पर डिपेंड होता है। यहाँ पे फंक्शन अलग हो सकता है 0 आया, लेकिन अमूमन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन बदलता रहता है। क्या करना है? अगला स्टेप, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस सारे स्टेप्स का नंबर मिलता है। ठीक है, हर स्टेप का नंबर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट h → 0, डिफिनीशन लिखिए c - h, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये चीज़ सही होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा बच्चा h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0, इस बार c जो है हमारा 0 है, 0 माइनस h, ठीक है। अब x की जगह 0 माइनस h हो गया है तो ये हो जाएगा लिमिट, मेरे साथ कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0 माइनस h माइनस 3, ठीक है भाई। x की जगह 0 माइनस h हो गया है तो यहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब जो है h टेंड्स टू 0 फिर रखना है, h का टेंड्स टू 0 रखेंगे नहीं, यहाँ 0 रख, h टेंड्स टू 0 है, आप पहले ही बताएं कि 0 नहीं है लेकिन फिर भी रखना 0 ही है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 5, 0 हो जाएगा पूरा क्योंकि 0 माइनस 0, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर से माइनस 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट कितना आया, -3, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, -3। अभी बात नहीं बनी, जरा x इक्वल टू 0 पे यानी c हम 0 लेके चल रहे हैं तो 0 पे फंक्शन का मान भी निकालिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 0 माइनस 3, इस तरह से हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का मान है आप लिख लीजिए। आगे अपने कॉपी में आगे से लिखना है, बार बार हम बोलते हैं कॉपी की, फार्मूले की कॉपी बनाइए। फार्मूले पे कम से कम इतना लिखिए कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, यदि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का मान बराबर है। इतना बिंदु आपको याद रखना है, इतना पॉइंट, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो चूंकि जो है राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का मान है तीनों ही बराबर आ रहा है, आंख मूंद कर कहेंगे कि फंक्शन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, बस लिख लीजिए। इसलिए f सतत है। एक सवाल पहला है ना, इसलिए हम पूरा चीज़ लिख रहे हैं, बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे चीज़ों को स्किप करेंगे, उसमें ठीक है। हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए x इक्वल टू -3 पे भी हमें चेक करना है, तो c जो है इस बार -3 होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप चेक करें कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 3 पर -3 पर फंक्शन का मान, ये तीनों ही बराबर आना चाहिए, तो फलन जो है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5 पर फलन सतत है, ठीक है। तो आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का मान तीनों बराबर आना ही चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, आपके बुक का ही क्वेश्चन था। आई होप हमने प्रैक्टिकल वे में जो आपको समझाया कॉन्टिन्यूटी का मतलब, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और इसमें से वो क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आपके लिए एक होमवर्क हम देते हैं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में डिसकॉन्टिन्यूटी का या कॉन्टिन्यूटी का एक एग्जाम्पल बताएं। आप जो खुद करते हो, सभी छात्र, अमूमन देखा जाता है गणित का जो हमारे दैनिक जीवन में उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें गणित का प्रयोग ना होता, ठीक है। एक भी ऐसा आपके जीवन का हिस्सा ना हो जिसमें गणित का प्रयोग ना होता है। एक डिसकॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल बताएं, कॉन्टिन्यूटी का बताएं। एक तो हो सकता है कि आपका पढ़ाई का ही है हिस्सा, हम कहें कि अगर डेली आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको 24 घंटा नहीं पढ़ना है, अगर डेली आप 5 घंटे पढ़ के लगातार आप जो है 19 घंटा अदर काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन 5 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन 5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है। आप भले 19 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, 19 घंटा गैप कर रहे हैं, लेकिन 5-5 घंटे जो आप डेली पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, लेकिन वहाँ पर एक प्रकार की कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी में भी कॉन्टिन्यूटी है कि आप भले 19 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेकिन अगला जो 5 घंटा आ रहा है उसमें आप कॉन्टिन्यूस पढ़े, यानी हर दिन पढ़ रहे हैं।
अच्छा, कोई बच्चा क्या किया कि आज 5 घंटे पढ़ा, देखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ, फिर अगले 2 दिन किताबें नहीं छुआ है, ठीक है। फिर जो 2 दिन यानी चौथा दिन आया उस दिन 10 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन फिर नहीं पढ़ा, यानी अगले 7-8 दिन पढ़ा ही नहीं। फिर अगला जो ऐसे आया अगला दिन, उसके बाद 14-15 घंटा। तो यहाँ पर क्या है ना कि डिसकॉन्टिन्यूटी है, रेगुलरिटी नहीं है। एक तरह से साफ साफ कहें रेगुलर और कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। लेकिन देखिए कोई बच्चा क्या कर रहा है कि एक दिन 5 घंटा पढ़ा, अगले दिन नहीं पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए नहीं पढ़ा। फिर जो नेक्स्ट डे आया फिर उस दिन 5 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, ठीक है, अगले दिन पढ़ा है बिल्कुल किताब ही नहीं छुआ। फिर अगले दिन क्या किया, 5 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन फिर किताब नहीं छुआ, फिर 5 घंटा अगले। यहाँ पर एक दिन गैप करके वो 5-5 घंटे पढ़ रहा है। तो यहाँ पर किसी से हम पूछें कि एक कॉन्टिन्यूटी है कि डिसकॉन्टिन्यूटी है, आप कहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है वो, ठीक है। क्योंकि भले वो जो एक दिन के अंतर पे पढ़ रहा है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस ऐसा प्रोसेस चल रहा है हमेशा के लिए, ठीक है। अगर 1 महीना बच्चा को इस तरह से कहा तो 1 महीने का जो प्रोसेस है उसका कॉन्टिन्यूअस होगा। ये भले एक दिन का गैप कर रहा है तो क्या, लेकिन वो 1 दिन से ज़्यादा गैप नहीं कर रहा है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी होने के बावजूद भी वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है कॉन्टिन्यूटी का प्रैक्टिकल लाइफ में, कि मान लीजिए अमूमन देखा जाता है आपको मान लीजिए सऊदी अरब जाना है, ठीक है। आपके घर में कोई भी रिलेटिव जाता है तो कभी कभी फ़्लाइट जो है डायरेक्ट मिल जाती है। जैसे आपको हमारे बनारस में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है बाबतपुर, ठीक है। आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिला, ठीक है, आपने पकड़ा यहाँ से बाबतपुर के लिए दिल्ली से, क्लियर हुआ। लेकिन अगर दिल्ली से आप चेंज करके फिर सऊदी अरब के लिए जाते हैं या कहीं भी दूसरे देशों में, तो आपका जो मान लीजिए बनारस से सऊदी अरब के लिए जाना एक डिसकॉन्टिन्यूटी हुआ। किस बिंदु पर, दिल्ली पर, क्योंकि वहाँ से आपने फ़्लाइट चेंज कर लिया। जैसे ही आपने चेंज किया वहीं पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि जिस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि दिल्ली से जस्ट पहले आप दूसरे फ्लाइट में थे और दिल्ली से जस्ट आगे एक दूसरे फ्लाइट में हो गए, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेन से भी अमूमन जाते हैं लोग, तो कभी कभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता है। मान लीजिए आप यहाँ बनारस से पकड़ें, दिल्ली के लिए नहीं मिला, हमको टिकट नहीं मिलता है कभी कभी, तो हम बना लेते हैं दिल्ली, कभी कभी जाते हैं बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से ट्रेन वहाँ चेंज कर लेते हैं, तब दिल्ली के लिए जाते हैं। पता चला हमको इलाहाबाद से ट्रेन मिल गई यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी 2-2 बार भी चेंज करते हैं। या अपने गांव आप जाते हो तो कभी कभी होता है कि डायरेक्ट बसें नहीं मिलती हैं, हम लोग खुद चेंज करके जाते थे। तो आप जहाँ जहाँ पे चेंज कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कभी कभी डायरेक्ट आप चले जाते हैं घर, बाइक उठाएं चले गए घर, कहीं रुकबे नहीं किए, यानी एक जो पाथ है अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, यही तो फंक्शन था, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल ढूंढिए और ज़रा बताइए कि सर ये वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है कॉन्टिन्यूटी का और डिसकॉन्टिन्यूटी का। एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होना चाहिए, एकदम आसान और एकदम साधारण, गणित का नहीं होना चाहिए, वो हमारे दैनिक जीवन में जो यूज़ करते हैं उसका होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, साथ में प्रैक्टिकल वे में भी और ग्राफ में भी हमने समझाया। और मेन जो चीज़ है सवाल लगाना, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी हमने चर्चा किया। और यही नहीं कि ये ख़त्म हो गया, कल जो है सिर्फ प्रश्नावली हल करेंगे, कल लेक्चर 2 होगा। जो भी बच्चे एकदम नए हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कम से कम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। यहाँ से पकड़ के आप रखते हैं 44 नंबर, और साथ में पीछे का वीडियो देखा करें, जैसे आप भी उसे शुरू किए, 10 मिनट 15 मिनट कुछ तो देखेंगे, धीरे धीरे करते आप भी साड़ी कवर करेंगे। बीच में हम लोग भी शनिवार रविवार को डाउट सेशन भी लेने वाले हैं, थोड़ा सा भी आ जाने दीजिए, स्मार्ट बोर्ड आ जाने दीजिए, उसके बाद तो फिर चीज़ें हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोई इसमें दुख तकलीफ परेशानी या दुविधा डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, बता देंगे आपको ज़रूर, ठीक है। तो अभी तक टेलीग्राम जो बच्चे इंस्टॉल नहीं किए हैं
ठीक है। टेलीग्राम एक बहुत अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेशनल फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे पिक्चरें डाउनलोड करके नहीं देखना, बहुत चीज़ें वहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद है। आप PDF वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह जो यूट्यूब से नहीं जाता है आपको वहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे शुभम क्लासेज करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 2022 बैच के बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में डेली जुड़ रहे हैं, तो आप भी वहाँ जुड़ जाएं। एक ग्रुप है वहाँ पे, जैसे क्या होता है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो वहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक साथ बच्चे जुड़े रहेंगे। क्लियर हुआ? आई होप आप ऐसा काम करेंगे। कल मिलते हैं कुछ विशेष, कुछ और बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन करवाई जाएगी, ठीक है। इसी वादे के साथ कि हम कल आएंगे ज़रूर और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।